नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे 2024 में हुए को-करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दोस्तों, ये बीए, बीबीए, बीकॉम इन सभी कोर्सों के लिए आपका को करिकुलर एक पेपर होता है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, जो कि पिछले साल यानी कि 2024-25 में हुआ था। तो चलिए आज हम इसे डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि इनमें से किन जीवों के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है? जब दोस्तों हम खाद्य श्रृंखला का चित्र देखते हैं तो कुछ हमें इस प्रकार का नज़र आता है। सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि उत्पादक। इसके बाद आपके उपभोक्ता होते हैं जिसमें पहला होता है आपका फर्स्ट नंबर के यानी प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरे नंबर होते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है? तो तृतीयक उपभोक्ता में आपके सर्वाहारी आते हैं, द्वितीयक में आपके मांसाहारी आते हैं, प्राथमिक में आपके शाकाहारी आते हैं और प्रोड्यूसर में आपका उत्पादक आते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर, यानी शीर्ष मतलब आपका जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो शीर्ष आपका ये आएगा, ठीक है? तो पौधे तो आपके उत्पादक हो गए, शाकाहारी आपके दूसरे नंबर पे आ गए, ठीक है? मांसाहारी आपके तीसरे तीसरे नंबर पे आ गए। इसके अलावा आपका सर्वाहारी नहीं दिया गया है, ठीक है? और जो अपघटक होते हैं वो इन सब को खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे शीर्ष पर कौन आएगा आपका? तो ये आएगा आपका मांसाहारी। अगर सर्वाहारी विकल्प में होता तो वो सही होता आपका, ठीक है? तो इसका जो सही है आपका वो सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा पिरामिड में किस स्तर पर सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो इसका भी चित्र आपका कुछ इस प्रकार से ही आएगा। यहाँ पे आपका सूर्य है, सूर्य से आपकी जो ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में चलती है, वो भी कौन सी ऊर्जा? तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। सबसे पहले वो प्रोड्यूसर के पास आती है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और इसके बाद तृतीय उपभोक्ता के आसपास आती है आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऊर्जा चलती है आपकी 10% नियम के हिसाब से चलती है, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 100% ऊर्जा प्राप्त हुई तो इसका 10% आपका 10 ही हुआ, इसका 10% आपका 1% हुआ, इसका आपका हुआ 0.01% आपका इसका हुआ, ठीक है? तो सबसे कम ऊर्जा जो हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? तो ये आपका तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत प्राप्त हो रही है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका डी विकल्प इसका सही है, ठीक है? और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ऊर्जा पिरामिड की जो संकल्पना है उसे दिया था चार्ल्स चार्ल्स एल्टन महोदय ने दिया था। और कब दिया था? तो इसे 1927 में दिया था, ठीक है? और इनकी यानी किस बुक में इन्होंने दिया था? तो ये दिया था एनिमल इकोलॉजी में दिया था, एनिमल इकोलॉजी, ठीक है? यानी एनिमल इकोलॉजी पुस्तक में 1927 में चार्ल्स एल्टन महोदय ने ऊर्जा पिरामिड की संकल्पना दी थी, ठीक है? तो दोस्तों, इस प्रकार के जो हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं इसे आपको अलग से नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है? यानी कि जो अभी चित्र आपको बनाया था हमने, तो हमने देखा था कि यहाँ पर आपका 100% थी, यहाँ पर आपका 10% थी, यहाँ पर आपका 1% थी, यहाँ पर आपका 0.1% थी, ठीक है? तो इससे क्या पता चल रहा है आपका? ये सब दोस्तों आपके पोषी स्तर हैं, ठीक है? एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके सब पोषी स्तर हैं, ठीक है?
तो इस प्रकार जो ऊर्जा का दिखाई दे रहा है आपका हस्तांतरण, यानी एक जगह एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना, उसे हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऊर्जा प्रवाह इसे कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पोषण स्तर, यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा होती है वो 10% ही पहुंचती है। और जो ऊर्जा प्रवाह का 10% का जो नियम दिया था वो दिया था रेमंड लिंडमान महोदय ने दिया था। ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम रेमंड लिंडमान महोदय ने 1942 में दिया था। ठीक है, 1942 में दिया था। और किस पुस्तक में दिया था? तो इन्होंने दिया था दी ट्रॉपिक डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, क्या था पुस्तक का नाम? द ट्रॉपिक डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह यानी ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम दिया था रेमंड लिंडमान महोदय ने 1942 में, और पुस्तक का नाम था द टॉपिक डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, आपको क्वेश्चनों में सत्य असत्य सही गलत ये भी हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका विकल्प है कि पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि अभी हमने देखा लिंडमान महोदय के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा आपकी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो घटती जाती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा स्थिर रहती है, ये तो गलत है। ठीक है, और प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा बढ़ती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि घटती जाती है। हमने देखा ऊर्जा को उत्पादकों के पास वापस ले जाया जाता है, ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, यानी कि वो वापस लौट करके नहीं आती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हुआ आपका ए नंबर, तो 4 का ए विकल्प सही है। पांचवें नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है पर्यावरण क्षरण पर पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण क्षरण पर, यानी कि पर्यावरण को या पर्यावरण की गुणवत्ता, यहाँ पे पर्यावरण क्षरण का मतलब है कि पर्यावरण की गुणवत्ता लगातार कम होती चली जाती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होने पर। छठवें नंबर क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या के प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर पर्यावरण पर प्रभाव उसका ना पड़े तो उसकी क्या एक तरीका हो सकता है? तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा दें। ठीक है, जब परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो एक तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि अगर कम होगी तो उसका पर्यावरण पर प्रभाव ना के बराबर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। यानी जनसंख्या वृद्धि होने से एक पर्यावरणीय चिंता क्या हो रही है? तो इसका जो सही आपका आंसर है कि संसाधनों में कमी, क्योंकि जनसंख्या लगातार जब बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं वो कम होते चले जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोग
100 लोगों के खाने के लिए 10 रोटियां उपलब्ध हैं। ठीक है, अब जनसंख्या की वृद्धि मान लो हुई और ये 200 पहुंच गई, और 200 लोगों के लिए भी ये 10 रोटियां ही उपलब्ध हैं। तो 10 रोटियां 100 लोगों में जब बटेंगी तो ज़्यादा मात्रा में बटेंगी, और यही 10 रोटियां जब 200 लोगों में बटेंगी तो कम मात्रा में बटेंगी। तो संसाधनों की क्या हो रही है, लगातार कमी होती जा रही है। तो 7 का बी विकल्प सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब विकल्प क्वेश्चन में देखते हैं कि केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए संसाधनों का उपयोग करना, ये तो गलत है। वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, तो यही विकल्प आपका सही है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, प्लस भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए, ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो 8 का बी विकल्प आपका सही है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है आपका 2010। ठीक है, सी नंबर। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो ये आपका न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और NGT का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है पर्यावरण से जो जुड़े हुए मामले हैं उनका त्वरित और प्रभावी निपटारा करना। त्वरित और प्रभावी निपटारा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी इसका उद्देश्य है। अगर मान लो कि NGT ने जो निर्णय दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम कहाँ पर जाकर, यानी NGT के खिलाफ हम किस न्यायालय में जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, यानी NGT के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की प्राथमिक भूमिका क्या है। ठीक है, तो अभी आपको ऊपर भी बताया हमने कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों की त्वरित और प्रभावी निपटारा करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस विकल्प में है। तो बी नंबर है कि पर्यावरण सुरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। ठीक है, तो 10 का जो आंसर है वो आपका बी नंबर सही है। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया, यानी NGT की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो जो आपका एक्ट था वो था आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ठीक है, जो कि 2010 में आया था, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत NGT की स्थापना हुई थी। और ये आया कब था, तो ये 18 अक्टूबर 2010 को लाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 11 का सी विकल्प सही है। इसके अलावा अगर हम इन विकल्पों की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में आया था। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 में आया था। ठीक है, और इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1980 में आया था। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को किस आधार पर मापता है। ठीक है, हवा की गुणवत्ता को किस आधार पर मापता है। तो जो AQI है
वह हवा की गुणवत्ता PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पे मापता है। ठीक है, यहाँ पे PM का मतलब होता है दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर। PM का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, तो इसके आधार पे मापता है। ठीक है, और दोस्तों भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाने की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 17 सितंबर 2014 को। 17 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है CPCB। ठीक है, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे जारी करता है। और कब से, 17 सितंबर 2014 से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों AQI इंडेक्स में मुख्यतः 8 मानकों के आधार पर यह जारी किया जाता है। एक मानक तो आपका ये है B नंबर। ठीक है, तो 8 मानकों में से वो कौन कौन से मानक हैं जिन्हें लिया जाता है, इन सब क्वेश्चनों को दोस्तों आपको नोट डाउन करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपका है PM10, इसके अलावा एक है आपका PM2.5। ठीक है, 2 हो गए। इसके अलावा आपका है NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 हो गए। इसके अलावा है आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, NO2 जो था उसका मतलब था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 का मतलब हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके अलावा है CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा है O3 यानी कि ओजोन। ठीक है, इसके बाद है आपका NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा है PB यानी कि लेड। ठीक है, तो ये 8 ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखने वाली बात आपका ये है कि इस इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा NH4 यानी मीथेन को शामिल भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये दोनों बातों आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपसे फंसाया जाएगा तो ऐसे ही फंसाया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। तो आपके दिमाग में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इन सबको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि याद करने में भी आपको आसानी हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आपका B नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का कि किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पेश किए थे। तो ये किए थे आपके UN यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसे जारी किए थे। ठीक है, और ये जो SDG गोल हैं ये 2015 में जारी किए गए थे। और कब से कब तक के लिए हैं, तो 2016 से 2030 तक के लिए बनाए गए हैं। इसमें आपके 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, और 169 उप लक्ष्यों को शामिल किया गया है। तो कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य हैं। ठीक है दोस्तों, SDG की तरीके ही एक और होता है MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये 2000 को लाए गए थे और 2000 से लेकर के 2015 तक थे। ठीक है, 15 तक के लिए थे और इसमें 8 लक्ष्य थे और 17 उप लक्ष्यों को शामिल किया गया था। यानी MDG के स्थान पर ही SDG को लागू किया गया। तो MDG 2000 से लेकर 2015 तक के लिए था, जबकि SDG 2016 से लेकर
2030 तक के लिए हैं, यानी अभी भी ये गोल चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद 13वें नंबर का जो सही है वो आपका बी नंबर है। यहाँ पे और बता दें आपको कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका में शामिल है। ठीक है, यानी भारत की भूमिका में शामिल है, यानी कि भारत ने इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया। पर्यावरण नीतियों की अनदेखी की, ये तो गलत है बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, दोस्तों यही विकल्प आपका सही है, बी नंबर। ठीक है, क्योंकि भारत ने इन SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एजुकेशन हो, हेल्थ हो या आपका क्लीन एनर्जी हो, इसको बढ़ावा दिया है। तो 14 का बी नंबर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करना है। तो अभी आपको बताया कि 2016 से लेकर के 2030 तक, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है। 15 का बी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चक्राकार अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस बात पर जोर देती है। चक्राकार अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस बात पर जोर देती है। तो जो चक्राकार अर्थव्यवस्था की अवधारणा है वह संसाधनों को पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग करके कचरे को कम करना, इस बात पर जोर देती है। बेसिकली ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, यानी कि RRR के कंसेप्ट पर काम करती है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस पर काम करती है। तो 16 नंबर का जो विकल्प है वो ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्यों से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो समझौता लाया गया था वो था आपका पेरिस समझौता। ठीक है, और पेरिस समझौता आपका 2015 में लाया गया था। पेरिस समझौता आपका 2015 में लाया गया था, यानी 12 दिसंबर 2015 को ये लाया गया था पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अगर हम पेरिस समझौते के लागू होने की तारीख की बात करें तो ये 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। ठीक है, और ये जो पेरिस समझौता है किसके अधीन काम करता है, तो ये अधीन कार्य करता है UNFCCC के अंतर्गत काम करता है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, इसके उद्देश्य थे कि हम 21वीं सदी के अंत तक जो तापमान है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लेंगे, यानी कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि 21वीं सदी के अंत तक हम इस 15 डिग्री औसत तापमान से केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ही बढ़ने देंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तो इसका जो 17 का है ए सही है। अगर अन्न की बात करें हम तो जो जिनेवा समझौता है ये 1949 को लाया गया था। ठीक है, और बेसिकली ये जो समझौता था ये युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक हैं, युद्धबंदी हैं, वो नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा जो
आपकी वर्षा संधि है, ये 1955 में लाई गई थी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वर्षा संधि का, इसका उद्देश्य था कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध एक सैन्य संगठन बनाना, यानी नाटो के विरुद्ध एक सैन्य संगठन बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये कैसा समझौता हुआ? ये एक प्रकार का राजनैतिक और सैन्य समझौता था, वर्षा संधि, जो कि 1955 में लाया गया था। इसके अलावा है आपका नाटो समझौता। तो नाटो समझौता जो था वो 4 अप्रैल 1949 को लाया गया। 4 अप्रैल 1949 को लाया गया था। इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, यानी कि बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, तो ब्रुसेल्स में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा है। यानी कि किसके उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था? तो ये लाया गया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। यानी कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं आपकी, उनको कम करने के लिए लाया गया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसों को कम करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और इसे लाया कौन था? तो इसे लाया था UNFCCC लेकर के आया था। और कब आया था ये? तो ये आया था आपका 11 दिसंबर 1997 को लाया गया था। और कहाँ पर? तो क्योटो आपका एक जापान का शहर है। क्योटो एक जापान का शहर है आपका। तो वहाँ पर लाया गया था कब? 11 दिसंबर 1997 को। और ये प्रभावी कब हुआ, यानी लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था मुख्यतः 6 ग्रीन हाउस गैसों के लिए, यानी 6 ग्रीन हाउस गैसों पर यह केंद्रित था। तो कौन कौन सी गैसें थी? वो आपकी CO2, CH4, N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ हम आप और बता दें कि NO2 ये अलग है और N2O ये अलग है। ये आपकी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो 3 गैसें ये हो गई। इसके अलावा HFCS, इसका मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चौथी गैस ये है। इसके अलावा है PFCS, यानी पेर फ्लोरोकार्बन। और जो छठवीं गैस है वो आपकी है SF6, जिसे कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये 6 प्रमुख ऐसी गैसें थी जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत केंद्रित की गई थी और माना गया था कि इन्हें हमें कम करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में आया था। ठीक है, 2012 में इसमें संशोधन हुआ और इसे हम जानते हैं दोहा संशोधन के नाम से जानते हैं। और 2015 में इसे पेरिस समझौते से
रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई और पृथ्वी दिवस जैसी पहल की गई। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था वो बनाया गया है यूनेप। यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए यूनेप को बनाया गया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या यानी नैरोबी जो राजधानी है वो केन्या की है, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है यूनेप का। ठीक है, और किस संस्था ने इसकी स्थापना की थी, तो ये की थी आपकी UNG यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि 1972 में एक सम्मेलन हुआ था आपका जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 5 जून 1972 को, तभी इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, चूँकि ये 5 जून को हुआ था इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो एक रिपोर्ट दोस्तों प्रकाशित होती है उसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, GEO यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक नाम से एक पत्रिका भी इसकी प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी, इसके अलावा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, यानी WHO की स्थापना और मुख्यालय, यूनिसेफ की स्थापना और मुख्यालय, FAO की स्थापना और मुख्यालय, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण मदद करता है, यानी होलिस्टिक मैनेजमेंट जो अप्रोच है आपका किस में मदद करता है, तो 20 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका B नंबर है, यानी कि नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करता है। ठीक है, यही आपका है समग्र दृष्टिकोण, तो 20 का B सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समग्र निर्णय लेने का मुख्य लाभ है, यानी अगर होलिस्टिक मैनेजमेंट को लेकर अगर हम अप्रोच को लेकर डिसीजन लेते हैं तो इसका क्या लाभ होगा, तो इसका जो सही आंसर है B नंबर, यानी बेहतर नैतिक संरेखण और हितधारक विश्वास, यानी इम्प्रूव्ड इथिकल अलाइनमेंट एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय कैसे होते हैं, तो जायज़ सी बात है कि विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, यानी मेड कंसिडरिंग द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर, तो 22 का B विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक जिम्मेदार होते हैं। अपघटक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, डिकम्पोजर्स, तो इसका जो सही आंसर है देख लेते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए, तो ये केवल प्राथमिक से नहीं जुड़े होते। पोषक तत्वों को पारिस्थितिक तंत्र में वापस पुनर्चक्रण करने के लिए। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर ही है। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर है। 23 का बी नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के सही प्रवाह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने इस चित्र के माध्यम से आपको बताया था कि सूर्य से आने वाली एनर्जी प्रोड्यूसर के पास जाती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के पास जाती है और अंततः वो अंतरिक्ष में चली जाती है। यानी कि इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले वो कहाँ पे आती है, तो पहले उत्पादक के पास आती है, फिर उपभोक्ता के पास और इसके बाद वो अपघटक के पास जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के मध्य जो मुख्य अंतर है वह है आपका बी नंबर, कि खाद्य जाल परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, कई सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कि एक चूहा है, तो चूहा को खाने के लिए बहुत सारे जानवर होते हैं, बिल्ली, सांप, ठीक है, अन्य प्रकार के कुत्ते, ये सब चूहे को खा जाते हैं। ठीक है, तो कई फूड चेन मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो 25 का बी नंबर सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम बता दें कि एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पूरा का पूरा जंगल है, इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। ठीक है, तो इन जानवरों को अगर हमें संरक्षण प्रदान करना है तो या तो हम पूरे एरिया को संरक्षण प्रदान कर दें और ये सारे जीव जंतु यहीं पे बने रहें, या एक दूसरा तरीका है कि इन जीव जंतुओं को निकाल करके दूसरी जगह पर ले जाएं और यहाँ पर इन्हें संरक्षण प्रदान करें। तो अगर हम उनको यानी जीव जंतुओं को उन्हीं के स्थान पर यानी उन्हीं के पर्यावरण में अगर संरक्षण प्रदान करते हैं तो ये आपका इन सीटू होता है। लेकिन उन्हें दूसरी जगह पर निकाल करके ले जाके संरक्षण प्रदान करते हैं तो ये आपका एक्स सीटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे एक्स सीटू पूछा गया है। तो जो चिड़ियाघर हैं आपके, आप लोगों ने देखे होंगे चिड़ियाघर, वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं बेसिकली वो वहाँ के जानवर नहीं होते, कहीं और से ला करके उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो बी नंबर सही है, जो चिड़ियाघर है आपका वो एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व होते हैं ये आपके इन सीटू के उदाहरण हैं, बायोस्फीयर भी आपका इन सीटू का उदाहरण है, नेचुरल हैबिटाट भी आपका इन सीटू का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति प्रदूषण नियंत्रण में मदद कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है बी नंबर, यानी अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण का अभ्यास करना। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बार बार उपयोग करने से हम क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए
पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग करके। ठीक है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल परिवहनों का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका वायु प्रदूषण कम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति जल संरक्षण में कैसे मदद कर सकता है, यानी एक व्यक्ति कैसे जल संरक्षण में मदद कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वर्षा के जल का संचयन करके हम जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं। तो 29 का बी नंबर सही है। अगला है कि संधारणीय प्रबंधन प्रथाओं में एक प्रमुख चुनौती है, यानी जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी, उसमें कौन सी एक प्रमुख चुनौती है। तो पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ लाभप्रदता को संतुलित करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम विकास कार्य भी करते रहें और पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो 30 का ए नंबर सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 31 नंबर का कि दवा उद्योग में नैतिक दुविधा यानी इथिकल डिलेम्मा कब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर। मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ सामर्थ्य और पहुंच के साथ टकराती हैं, तो ये क्या होता है आपका नैतिक दुविधा ही होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भगवद गीता निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लेने में प्रोत्साहित करती है। भगवद गीता निम्न के अनुसार निर्णय लेने में प्रोत्साहित करती है। तो इसका 32 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर, यानी द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज होल, यानी समग्र रूप से समाज कल्याण के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी एक ऐसा निर्णय लिया जाए जो संपूर्ण समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ हो, उसी को प्रोत्साहित करती है। तो 32 का बी विकल्प सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, यानी क्या है ऐसा कि मृदा प्रदूषण जिससे कम हो। तो जैविक कचरे से खाद बनाना मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार है, यानी जैविक कचरे से खाद बनाते हैं अगर हम, तो मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बाकी अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करें तो मृदा प्रदूषण होगा, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें तो मृदा प्रदूषण होगा, कृषि अपशिष्ट को अगर जलाते हैं तो भी आपका क्या होता है मृदा प्रदूषण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ध्वनि रोधी सामग्री का उपयोग करना पड़ेगा, यानी यूजिंग साउंड प्रूफ मटेरियल। तो इससे क्या होगा, कम होगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। 35 नंबर का है कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल है, यानी जनसंख्या वृद्धि अगर होती है तो पर्यावरण पर प्रभाव क्या क्या पर्यावरण के प्रभाव हो सकते हैं। तो 35 नंबर का जो सही आंसर है वो है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग, यानी अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। ठीक है, तो 35 का भी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधिक जनसंख्या का नकारात्मक परिणाम है, यानी जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो वनों की कटाई में वृद्धि होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जाएगी। बाकी जनसंख्या वृद्धि से बेहतर पारिस्थितिक संतुलन नहीं होने वाला, प्रदूषण कम नहीं होने वाला, प्रचुर संसाधन यानी संसाधन नहीं बढ़ने वाले। तो हमसे नकारात्मक परिणाम पूछा गया है, तो सही आंसर है आपका बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है नंबर ए, एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवित जीवों का समुदाय। ठीक है, यानी कहने का मतलब है
कि ये भी आपका बायोटिक है, ये भी आपका बायोटिक है और ये आपका अबायोटिक है। तो बायोटिक यानी कि जो जैविक होते हैं वो एक दूसरे से भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, प्लस अबायोटिक से भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस अंतः क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो एजी टांसले महोदय ने 1935 में दिया था। एजी टांसले महोदय ने 1935 में दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक आमतौर पर होते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको कई बार हमने चित्र के माध्यम से समझाया है कि उत्पादक कौन होते हैं। तो जो वनस्पतियां होती हैं वो उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 38 का सी नंबर सही है कि जो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, आपके उत्पादक होते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे बीच में आएगा आपका सूर्य का प्रकाश और नीचे आएगा आपका क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये परिवर्तित हो जाता है तो फिर क्या बनता है, तो फिर बनता है ये जाकर के C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, C6H12O6, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, और इसके अलावा जल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बनाते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसके बाद अगला है 39 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, वो आते हैं आपके शाकाहारी। तो अब आप देख सकते हैं कि शाकाहारी कौन सा जीव है, तो खरगोश आपका शाकाहारी होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है। इसके अलावा दोस्तों आपको जैसे आपका हिरन है, ये भी आपका शाकाहारी है, बकरी ये भी आपकी शाकाहारी होती है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको कि और शाकाहारी जीव कौन कौन से हैं। जो ओक का पेड़ है ये आपका उत्पादक है। ठीक है, जो शेर है ये आपका मांसाहारी है, और जो कवक है आपका ये आपका अपघटक के अंतर्गत आता है। तो 39 का बी नंबर सही। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है। भारत की पर्यावरण सुरक्षा पर केंद्रित है। तो 40 का जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर, यानी वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो था वो पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित था। ठीक है, और जो वायु प्रदूषण अधिनियम आया था, रोकथाम अधिनियम, यह आया था 1981 में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम कुछ पर्यावरण से संबंधित जो काम है भारत के वो आप लिख सकते हैं कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये आया था 1972 में। ठीक है, और जो एयर वाला आया था ये तो आया था 1981 में, अभी आपको बताया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था ये आया था 1986 में। ठीक है, ये आया था आपका इसके अलावा कुछ और एक्ट हैं आपके, ये तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है। ठीक है, एक है आपका वन संरक्षण एक्ट, ये आपका आया था 1980 में। ठीक है, एक एक्ट है आपका
पर्यावरण संरक्षण एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट ये आपका आया था 1986 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रमुख एक्ट हैं जो लाए गए थे। इसके अलावा एक और आया था आपका जल संरक्षण यानी जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण जो अधिनियम आया था वो 1974 में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, तो अभी आपको बताया 1986 में लाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1992 में आपका एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 1974 में क्या आया था, तो इस समय जल अधिनियम आया था आपका। तो ये भी आपको याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था वाटर यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। और ये आया कब था, तो 1974 में आया था। ठीक है, वायु प्रदूषण से संबंधित कब आया था, तो 1981 में आया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। और ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो था वो आपका 2010 में आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अभी तक अगर हमने इतने क्वेश्चनों पर चर्चा की है और डिटेल से चर्चा की है, तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे आंसर पिछले एक्सप्लेनेशन से ही निकलते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ने का तरीका भी यही होता है और आपको इसी हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। इसके बाद है कि जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे हम बता दें कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दो विधियाँ होती हैं। एक होती है आपकी इन सीटू और एक होती है आपकी एक्स सीटू। अभी हमने ऊपर भी बताया था। इन सीटू का मतलब है कि जहाँ पर कोई भी जीव है उसको वहीं पर संरक्षित कर देना, और एक्स सीटू का मतलब है कि वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर जाके संरक्षित कर देना। तो हमसे पूछा गया है इन सीटू। तो दोस्तों, जो चिड़ियाघर है ये आपका एक्स सीटू का उदाहरण है। ठीक है, जीन बैंक में बीज संग्रहित करना ये भी एक्स सीटू का उदाहरण है। प्रजातियों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना ये भी एक्स सीटू का उदाहरण है। तो अपने प्राकृतिक आवास के भीतर जैव विविधता की रक्षा करना ये आपका इन सीटू का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, जो नेशनल पार्क हैं ये आपका इन सीटू है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी आपका इन सीटू है। नेचुरल हैबिटाट ये भी आपका इन सीटू है। लेकिन जो आपके बोटोनिकल गार्डन होते हैं ये आपका एक्स सीटू का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नर्सरियों से कभी ना कभी पेड़ पौधे खरीदने गए होंगे। तो जो नर्सरी होती हैं आपकी वो बोटोनिकल गार्डन ही होता है। ठीक है, तो जो एक्स सीटू का उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू संरक्षण की विधि नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इन सीटू है। जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये भी इन सीटू का उदाहरण है। वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी इन सीटू है। तो वनस्पति यानी बोटोनिकल गार्डन जो है ये एक्स सीटू है, ना कि इन सीटू। ठीक है, तो क्वेश्चनों में आपको नहीं, असत्य, सत्य, सही, गलत ये सब पढ़ लेना चाहिए एक बार। अगला है कि जैव विविधता संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो जैव विविधता संरक्षण का लक्ष्य है कि लुप्त प्राय प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो 46 का भी विकल्प सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत गीता किसके आधार पर निर्णय लेने पर बल देती है। तो भागवत गीता जो है वो कर्तव्य और निस्वार्थता के आधार पर निर्णय लेने पर बल देती है, यानी ड्यूटी, सेल्फलेसनेस के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो 47 का भी सही है। अगला है कि प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य क्या है। तो प्रबंधन के संदर्भ में जो धर्म का तात्पर्य है
वह है ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना, ये धर्म का उद्देश्य है। 49 है कि डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा अक्सर होती है। तो डिजिटल गोपनीयता में जो दुविधा होती है वो होती है अप्रतिबंधित डेटा साझाकरण बनाम उपयोगकर्ता गोपनीयता सुरक्षा के कारण। ये सबसे ज़्यादा नैतिक दुविधा रहती है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है। तो नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है विपणन में यानी मार्केटिंग में? तो उपभोक्ता हित लाभ के उद्देश्यों से टकराते हैं। जब कहने का मतलब है कि मार्केटिंग में जब उपभोक्ताओं के हित से यानी उपभोक्ताओं के लाभ से जब हित टकराते हैं तो वो क्या होती नैतिक दुविधा ही होती है। तो 50 का ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर का कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों जो मूल्य होते हैं धर्मनिरपेक्ष में वो मुख्यतः आपके सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो 51 नंबर का बी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य केंद्रित होते हैं। ठीक है, ऊपर क्या था आपका कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर। और प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य किस पर केंद्रित होते हैं? तो वो आपके करुणा और अखंडता पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, अगला है कि सतत सफलता के लिए मूल्य कार्यान्वयन का कौन सा स्तर महत्वपूर्ण होता है? तो अगर हमें लगातार अगर सफलता प्राप्त करनी है तो व्यक्तिगत और संगठनात्मक एकीकरण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन से ही हमें क्या होता है कि लगातार सफलता प्राप्त होती है। अगला है कि सार्वजनिक से निजी क्षेत्रों में जाने से मुख्य रूप से निम्न के कारण दुविधा पैदा होती है। यानी अगर हम सरकारी क्षेत्र से और निजी क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस कारण से दुविधा पैदा होती है? तो लाभ के उद्देश्यों और सार्वजनिक कल्याण के बीच टकराव उत्पन्न होने लगते हैं। तो 54 का बी विकल्प सही है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि बाजारों में एकाधिकार की दुविधा में शामिल है। यानी कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में अगर बाजार की शक्तियाँ चली जाएं तो किस प्रकार की दुविधा हो सकती है? तो प्रतिस्पर्धा लाभ बनाम उच्च कीमतों की ओर ले जाने वाला एकाधिकार नियंत्रण। क्योंकि बाजार में अब एक व्यक्ति का शासन है, उसी से मार्केट चल रहा है, तो वो जितना पैसा वसूलना चाहेगा उतना पैसा वसूलेगा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा लाभ बनाम उच्च कीमतों की ओर ले जाने वाला एकाधिकार नियंत्रण रहता है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के मामले में संगठनों को निम्न के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो साइबर सुरक्षा के मामले में जो संगठन हैं उनको सामना करना पड़ता है गोपनीयता और आसान डेटा पहुंच का, यानी प्राइवेसी एंड इजी डाटा एक्सेसिबिलिटी का सामना करना पड़ता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समग्र दृष्टिकोण में जो अच्छा निर्णय मदद करता है वो है आपका सामाजिक, नैतिक, पर्यावरणीय कारकों सहित सभी पहलुओं पर विचार करना। समग्र का मतलब ही होता है दोस्तों सभी पहलुओं पर विचार करना। तो इस दृष्टिकोण पर आधारित है ये। तो 57 का बी सही है। 58 का है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ऐसे विकल्प बनाना
जो कई उद्देश्यों को संतुलित करते हों। ठीक है, तो सही आंसर बी नंबर है। 59 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा एक चरण नहीं है। तो इसका जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समस्या की पहचान ये भी चरण है, विकल्प उत्पन्न करना ये भी चरण है, विकल्पों का मूल्यांकन करना ये भी एक चरण होता है, लेकिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर विचार ये कोई निर्णय नहीं होता, यानी पर्सनल बायस कंसिडरेशन ये कोई निर्णय लेने का एक चरण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का कि भगवत गीता में सिखाए गए धर्म का अर्थ है। तो भगवत गीता में जो धर्म का अर्थ सिखाया गया है वह है धार्मिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व। ठीक है, तो 60 का बी विकल्प सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में धार्मिक दृष्टिकोण जोर देता है। तो निर्णय लेने में जो धार्मिक दृष्टिकोण है वह नैतिक मूल्यों और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के दृष्टिकोण पर केंद्रित रहता है, तो 61 का बी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में अनासक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है कि परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना। यानी आपने सुना होगा कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि कर्म हमें फल को यानी रिजल्ट को ध्यान में रख करके नहीं करना चाहिए। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना यही अनासक्ति है, तो इसका सी विकल्प सही है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन में एक आम दुविधा विशेष रूप से दवा संगठनों में है, वो कौन सी दुविधा है, तो वह है मूल्य निर्धारण पारदर्शिता बनाम लाभ अधिकतमीकरण, यानी कि प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये प्रमुख दुविधा रहती है दवा संगठनों में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य है। तो प्रबंधन में जो धर्म निरपेक्ष मूल्य होता है कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में लागू करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर होगा उसमें आपको कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे कि अगर किसी विकल्प में केवल शब्द आएगा तो वो विकल्प आपका सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा शब्द है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत शब्द अगर कहीं पे आएगा तो वो भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 64 का बी विकल्प सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय में आध्यात्मिक मूल्य जोर देते हैं। तो व्यवसाय में आध्यात्मिक जो मूल्य होते हैं वो निस्वार्थता और दूसरों की सेवा पर जोर देते हैं। ठीक है, तो बात 65 का बी विकल्प सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR, इसका मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य क्या है, तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय है कि समाज और पर्यावरण के प्रति संगठन की जिम्मेदारी, यानी कि कोई भी कंपनी है अगर वो किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रही है या डेवलपमेंट का कार्य कोई किया जा रहा है तो उसमें हमें समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दिखाना पड़ेगा, यानी कि उससे समाज का अधिक से अधिक लाभ हो और पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो, वही होता है आपका CSR। ठीक है, तो 66 का ए विकल्प सही है। 67 क्वेश्चन है 67 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा CSR मॉडल व्यावसायिक उद्देश्यों को सामाजिक लाभों के साथ संरेखित करने पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है, रणनीतिक मॉडल, यानी स्ट्रैटेजिक मॉडल जो होता है
वो व्यवसायिक उद्देश्यों को सामाजिक लाभों के साथ संरेखित करने पर केंद्रित होता है। ठीक है। इसके बाद है अगला है 67 का भी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्यों को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो मानव मूल्यों को सबसे अच्छी तरह से जो परिभाषित करता है वो है आपका 68 नंबर का जो सही विकल्प है आपका वो है आपका सी नंबर, व्यवहार को निर्देशित करने वाली मौलिक मान्यताएं। ठीक है, मौलिक मान्यताएं। इसके बाद अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो व्यवसाय प्रबंधन में जो मूल्य होते हैं मुख्यतः नैतिकता और जिम्मेदारी को बढ़ाना, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो 69 का बी विकल्प सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय मूल्यों की विशेषता नहीं है। यानी कि जो मानवीय मूल्य होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा मानवीय मूल्य है की विशेषता नहीं है। तो इसका जो 70 नंबर का जो सही आंसर है आपका वो है आपका बी नंबर, ये स्थिर और कभी नहीं बदलते। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि मानवीय मूल्य बदलते भी रहते हैं और कभी स्थिर भी नहीं रहते। बाकी इसकी विशेषताएं हैं कि जैसे सार्वभौमिकता है, संस्कृति और परिवेश से प्रभावित होते हैं, व्यवहार और निर्णय को आकार देते हैं। ठीक है, तो आप जो मानवीय मूल्य हैं उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं, जैसे कि आपका सार्वभौमिकता हो गया, सार्वभौमिकता। इसके अलावा उनमें स्थायित्व पाया जाता है, स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व यानी इनका महत्व हमेशा बना रहता है। इसके अलावा नैतिकता से इनका जुड़ाव रहता है। ठीक है, इसके अलावा और विशेषताओं पर बात करें तो सामाजिक समरसता होती है उनमें। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा मानव कल्याण पर केंद्रित होते हैं और अंतर्निहित प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, तो ये उसके कुछ विशेषताएं हैं मानवीय मूल्यों की। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली विकसित करने से निम्नलिखित में मदद मिलती है। तो भारतीय संगठनों में अगर मूल्य प्रणाली को विकसित किया जाए तो सकारात्मक कार्य वातावरण बनाया जाता है या बनता है। तो 71 का बी विकल्प सही है। अगला है कि जैविक भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा है। तो जैविक भोजन के संबंध में जो आम दुविधा है वह है उच्च मूल्य और कम पोषण मूल्य के बीच निर्णय लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मूल्य पर ध्यान दोगे तो अच्छा भोजन नहीं कर पाओगे, और जो अच्छा भोजन है वो अधिक कीमत का ही रहता है। तो ये जैविक भोजन में हमेशा दुविधा रहती है। या आप कह सकते हो कि जैविक भोजन जो होता है वो महंगा होता है, और भारत में ज़्यादातर लोग महंगा खाना नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो ये आम दुविधा रहती है। 73 है कि गुणवत्ता मानकों में दुविधा में अक्सर शामिल है। तो गुणवत्ता मानकों में जो दुविधा में अक्सर शामिल होता है वह है आपका लागत वृद्धि के बिना उच्च मानकों को पूरा करना। तो 73 का बी विकल्प सही है। अगला है कि मानकीकरण दुविधाएं मुख्य रूप से निम्न के बारे में हैं। तो जो मानकीकरण दुविधाएं हैं वह स्थानीय अनुकूलन के साथ एक रूपता को संतुलित करना। ठीक है, तो मानकीकरण दुविधाएं जो हैं वो स्थानीय अनुकूलन के साथ एक रूपता संतुलन करने के बारे में हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा व्यवसायी CSR, ठीक है, यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है खासकर एजुकेशन सेक्टर में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है टाटा, यानी रतन टाटा जी
जो थे उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा अधिक दिया। ठीक है, यानी शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इनके लिए रतन टाटा जी जाने जाते हैं। इसके बाद है अजीज प्रेम जी की CSR पहल मुख्य रूप से केंद्रित थी। तो अजीज, यहाँ पे हम बता दें कि जो टाटा ग्रुप है आपका, ठीक है, टाटा ग्रुप तो आपका शिक्षा, खासकर शिक्षा में जाना जाता है। वहीं अजीज प्रेम जी की बात करोगे तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, ये सबसे ज़्यादा काम किया अजीज प्रेम जी के CSR पहल ने। तो 76 का बी विकल्प सही है। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक व्यवसाय में CSR की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आधुनिक व्यवसाय में जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है आपका लाभ उद्देश्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करना। ठीक है, यानी कि हमें लाभ तो कमाना ही कमाना है, साथ ही हमें सामाजिक कल्याण की भी बात करनी है, तो इस पर ध्यान केंद्रित करता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र निर्णय लेने के दृष्टिकोण में शामिल है। तो समग्र दृष्टिकोण के निर्णय में सभी हितधारकों की ज़रूरतों और चिंताओं का एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है। ठीक है, 78 का बी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। तो प्रभावी निर्णय लेने के लिए स्पष्ट संचार यानी क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सही आंसर बी है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता सिखाती है कि निर्णय निम्न पर आधारित होने चाहिए। तो भगवत गीता के अनुसार जो निर्णय होने चाहिए वो धार्मिकता यानी धर्म और निस्वार्थता पर केंद्रित होने चाहिए। तो 80 का बी विकल्प सही है। भगवत गीता के अनुसार एक नेता को क्या करना चाहिए। तो भगवत गीता के अनुसार एक नेता को पुरस्कार की उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और ये कितना सत्यता का पालन होता है ये सब आप लोग भी जानते हो। ठीक है, वैसे भगवत गीता के अनुसार नेता पुरस्कार की उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करने वाला होना चाहिए। तो 81 का भी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठनों में मूल्य का एक प्रकार है। तो संगठनों में जो मूल्य का एक प्रकार है वह है आपका सामाजिक मूल्य। ठीक है, संगठनों में सामाजिक मूल्यों का एक प्रकार है। अब अगर संगठनों में मूल्यों की बात करें कि कौन कौन से मूल्य आपके होते हैं, तो संगठनों में व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, संगठनात्मक मूल्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, ठीक है, और व्यवसायिक मूल्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इन सब मूल्यों को आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित संगठन वह है, यानी कि मूल्य आधारित संगठन कौन सा है। तो एक ऐसा संगठन जो व्यावसायिक संचालन में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा दे वह मूल्य आधारित संगठन होगा। तो 83 का बी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मूल्य मानवीय मूल्यों का उद्देश्य है, यानी ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। तो पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्य का जो प्रमुख उद्देश्य है कि कई संस्कृतियों के मूल्यों को एकीकृत करना। ठीक है, तो 84 का बी विकल्प सही है। 85 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों के होने का लाभ है। ठीक है, यानी कि कई संस्कृतियां अगर मिलेंगी, एकीकृत होंगी, तो उसका क्या लाभ होगा। तो इससे लाभ होगा कि सांस्कृतिक सद्भाव और समावेशिता में वृद्धि होगी। तो बी विकल्प सही है इसका। 86 क्वेश्चन है कि APJ अब्दुल कलाम ने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका पर जोर दिया है। ठीक है, किस लिए दिया है,
यानी अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षक और अभिभावक क्या भूमिका निभा सकते हैं? तो ये चरित्र और मूल्य निर्माण में इनकी भूमिका बहुत अधिक है। तो 86 का बी नंबर सही है। ठीक है, 86 का बी नंबर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र का निर्माण आध्यात्मिकता और नैतिक साहस से हो सकता है। तो 87 का बी विकल्प सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि चरित्रों का निर्माण यही करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर एक प्रमुख नैतिक मुद्दा है? तो सोशल मीडिया पर जो प्रमुख नैतिक मुद्दा है वह है गोपनीयता का उल्लंघन और डेटा का दुरुपयोग करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर आपका अकाउंट है तो आप प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। तो 89 का बी विकल्प सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निजीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी स्वामित्व को संतुलित करना। ठीक है, यानी निजीकरण में दुविधा आती है कि अगर हम सामाजिक कल्याण ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारा लाभ ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ये दुविधा हमेशा बनी रहती है। तो आपका 90 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण में दुविधा में अक्सर शामिल होता है। तो उदारीकरण की दुविधा में हमेशा शामिल रहता है कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा बनाम विदेशी निवेश में वृद्धि। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा में एक चुनौती है, यानी सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा में प्रमुख चुनौती क्या है? तो वह है सूचना सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ता गोपनीयता को संतुलित करना, एक ये प्रमुख चुनौती बनी रहती है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि संगठनों में भ्रष्टाचार मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो संगठनों में जो भ्रष्टाचार होता है वह नैतिक मानक और विश्वास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो 93 का बी विकल्प सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर खतरों में शामिल है, यानी अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो साइबर खतरे कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो डेटा चोरी और हैकिंग का खतरा रहता है। तो 94 का ए विकल्प सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि यूके के रिश्वत अधिनियम मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो यूके का जो रिश्वत अधिनियम है वो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कम करने से केंद्रित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 96 का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों का लक्ष्य क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्थायी नीतियों का लक्ष्य है कि दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों का यही एक लक्ष्य है कि दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देना। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित संगठन प्राथमिकता देते हैं। तो जो मूल्य आधारित संगठन है वो नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। 97 का बी नंबर सही है। इसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति बनाने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक हैं? ठीक है, किसकी संस्कृति बनाने में मानवीय मूल्य आवश्यक हैं? तो नैतिक निर्णय लेने के लिए, यानी नैतिक निर्णय लेने की जो संस्कृति का विकास करने के लिए मानवीय मूल्य बहुत ज़रूरी हैं। तो बी विकल्प सही है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र निर्माण का दर्शन आधारित है। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र निर्माण का जो दर्शन है वो साहस और सच्चाई पर आधारित है। तो 99 का बी नंबर सही है। इसके बाद 100वां और लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार 7 पापों में से एक है, यानी गांधी जी ने 7 पाप बताए, उनमें से कौन एक शामिल है? तो
तो 100 नंबर का जो सही आंसर है वह है नियंत्रण के बिना शक्ति। नियंत्रण के बिना शक्ति ये एक पाप के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अथवा संस्था शक्ति का उपयोग बिना आत्मसंयम या जिम्मेदारी के करती है तो उसका जो परिणाम है वो अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने कहा नियंत्रण के बिना शक्ति। तो गांधी जी के अनुसार जो 7 पाप बताए गए उनमें से तो एक आपका डी नंबर हुआ। इसके अलावा क्या है, नीति के बिना राजनीति। नीति के बिना राजनीति ये भी एक पाप है। इसके अलावा दूसरा है परिश्रम के बिना धन। परिश्रम के बिना धन ये भी एक पाप का अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगला है चरित्र के बिना ज्ञान। चरित्र के बिना ज्ञान ये भी एक पाप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नैतिकता के बिना व्यापार। नैतिकता के बिना व्यापार ये भी एक पाप है गांधी जी के अनुसार। अगला है मानवता के बिना विज्ञान ये भी एक पाप है। ठीक है, और अगला है त्याग के बिना उपासना। त्याग के बिना उपासना भी एक पाप है। ठीक है, और 7वां नंबर तो है कि नियंत्रण के बिना शक्ति। तो गांधी जी ने इन 7 पापों की चर्चा की, तो इन सबको आपको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात की जो आपका 2024-25 में आपका को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत जो पेपर हुआ है ह्यूमन वैल्यूज़ और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसका हमने एक्सप्लेनेशन सहित चर्चा की है आपसे। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर का जो PDF है, ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके और आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।